भारत से विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति की चीन यात्रा काफी चर्चा में है। पिछले दिनों भारत को आंखें दिखा रहा मालदीव खुद चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मालदीव के मंत्री शायद इस बात को भूल चुके हैं कि उनकी हालत भी श्रीलंका की तरह हो सकती है। मालदीव भी श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। विश्व बैंक ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। मालदीव के कुल कर्ज में अकेले चीन की मौजूदा हिस्सेदारी 37% है। माना जा रहा है कि चीन एफटीए कर्ज की हिस्सेदारी और बढ़ा सकता है, जिसके बाद मालदीव श्रीलंका जैसे संकट में फंस जाएगा। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन यात्रा पर हैं। उन्होंने बीजिंग के साथ मुक्त व्यापार समझौते को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन यह कदम मालदीव को कर्ज के जाल में धकेल सकता है। मालदीव पहले से ही बड़े कर्ज में डूबा हुआ है। इसके साथ ही वह भारत से विवाद कर रहा है, तो दूसरी ओर कर्ज का बोझ बढ़ाने में लगा हुआ है। कोरोना काल में भारत ने मालदीव की खूब मदद की थी। इसके बाद भी महामारी ने वहां की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अगर मालदीव चीन के और करीब जाता है तो यह देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर पहले से ही बीजिंग का $1.37 बिलियन बकाया है। सऊदी अरब और भारत से भी आगे चीन मालदीव का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता है। मालदीव की पुरानी इबू सोलिह सरकार और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन एफटीए को खत्म करने का विचार कर रहे थे। सोलिह सरकार का मानना था कि समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा था कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। इस डील में चीन से बिना किसी टैक्स के सामान आयात करने की इजाजत दी गई थी। मालदीव के निर्यात में मछली पालन का बड़ा हिस्सा है, लेकिन पिछली मालदीव सरकार ने आरोप लगाया था कि मछुआरों को एफटीए से फायदा नहीं हो रहा है। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को बीजिंग में अपने मालदीव समकक्ष के साथ बातचीत की, जिसके बाद दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग सहित 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए और अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक और सहकारी साझेदारी तक बढ़ाया। उन्होंने आपदा प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूत करने और बेल्ट एंड रोड पहल पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए। चीन मालदीव को आर्थिक मदद भी देगा, हालांकि रकम का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। बता दें कि मंगलवार यानी 9 जनवरी को फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को अपने संबोधन में मोइजू ने चीन से अपने देश में अधिक पर्यटकों को भेजने के प्रयास बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड से पहले चीन पर्यटन के लिए हमारा नंबर 1 बाजार था। मेरी अपील है कि हम चीन को फिर से यह स्थान दिलाने के लिए प्रयास तेज करें। भारत के साथ राजनयिक विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग समेत 20 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने की भी घोषणा की। इस दौरान मोइजू ने कहा कि वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वो अपनी पहली राजकीय यात्रा पर चीन आए हैं और इस साल चीन का दौरा करने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को कितना महत्व देते हैं। चीन और मालदीव के बीच हुए 20 समझौतों में ब्लू इकोनॉमी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देना बेहद अहम है। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में पर्यटन सहयोग, आपदा जोखिम में कमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूत करना भी शामिल है। चीन मालदीव को अनुदान सहायता देने पर भी सहमत हो गया है, लेकिन राशि का अभी तक खुलासा नहीं किया है। आइए जानते हैं कि ब्लू इकोनॉमी क्या होता है। विश्व बैंक के अनुसार ब्लू इकोनॉमी समुद्री परिस्थितिकी तंत्र के इर्द गिर्द होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप और व्यापार तंत्र की गतिविधियां हैं, जिसमें बेहतर आजीविका और नौकरी सृजन के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग शामिल है। यूरोपीय कमीशन इसके तहत महासागरों, समुद्रों और तटों से संबंधित सभी मानवीय आर्थिक गतिविधियों को शामिल करता है, यानी कि इसके तहत मछली पालन से लेकर तेल और खनिज उत्पादन, शिपिंग और समुद्री व्यापार, बंदरगाहों पर संचालित गतिविधियां, पर्यटन उद्योग आदि जैसे आर्थिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। इसके अलावा सामरिक रूप से समंदर के बीच रणनीतिक ठिकानों का विकास भी इस ब्लू इकोनॉमी का
विस्तारित हिस्सा होता है। विस्तारवादी नीति वाला चीन लंबे समय से इस नीति का समर्थक रहा है। वह आस पड़ोस के देशों की भूमि पर अपना सामरिक केंद्र स्थापित करना चाहता है। ग्लोबल इकोनॉमी में समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी का योगदान करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर प्रति साल का है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी समुद्री व्यापार की है। दुनिया भर में व्यापार का 80% समुद्र के जरिए होता है, जो इस इकोनॉमी का स्तंभ है। इसके अलावा दुनिया भर में 35 करोड़ लोगों का जीवन यापन मत्स्य पालन से जुड़ा है। समुद्री अपतटीय क्षेत्रों में तेल उत्पादन भी इसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। कुल कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 34% समुद्री अपतटीय क्षेत्रों से आता है। बता दें कि वैश्विक स्तर पर ब्लू इकोनॉमी की कुल संपत्ति का आधार 24 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का है। ऐसा कहा जाता है कि मछली पकड़ने और जलीय कृषि, शिपिंग, पर्यटन और अन्य गतिविधियों के संयोजन से हर साल कम से कम 2.5 ट्रिलियन डॉलर का क्रिएशन होता है। सिर्फ कोरल रीफ वाले देशों के तटीय पर्यटन से दुनिया भर में 6 अरब डॉलर की कमाई होती है। हिंद महासागर समुद्री विविधता और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इस लिहाज से चीन मालदीव से दोस्ती कर वहां मत्स्य पालन से लेकर समुद्री लहरी ऊर्जा, पवन ऊर्जा उत्पादन, समुद्री तेल खनन, खनिजों के उत्पादन और समुद्री पर्यटन जैसे आर्थिक क्रियाकलाप पर नजरें टिकाए हुए है। इसके अलावा चीन मालदीव में भू राजनीतिक और भू रणनीतिक तौर पर अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है, ताकि वह हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम कर सके। बता दें कि चीन ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका की काट खोजता रहा है और इसलिए उसकी नज़र हिंद महासागर पर लंबे समय से रही है। मालदीव की स्थिति चीन और भारत के बीच की प्रतिद्वंद्विता के केंद्र में है, इसलिए ड्रैगन इस केंद्र पर पकड़ बनाना चाहता है। मौजूद शासन से पहले मालदीव परंपरागत रूप से भारत का करीबी रहा है, लेकिन मौजू ने चुनाव जीतते ही भारत के खिलाफ और चीन से करीबी बढ़ाना शुरू कर दिया है।